मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा छठवीं विज्ञान और आज हम जो है नया इकाई स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इकाई आपका 15 है ना। इससे पहले वाला जो इकाई था वो 14 था, जिस पे हम लोग जो है रेसे के बारे में पढ़े थे। आज हमको क्या पढ़ना है, इकाई 15 देखना है, जिसमें हमको देखना है अपशिष्ट और उसका प्रबंधन। अपशिष्ट होता क्या है? अपशिष्ट का मतलब होता है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, केला खाते हैं तो केला का हम लोग क्या करते हैं, छिलका को हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये जो केला का छिलका हुआ वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाता है, ठीक है। या हम घर में क्या करते हैं, सब्जी जब बनाते हैं तो सब्जी का जो खाने योग्य भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, और बाकी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है। तो वो हमारा क्या होता है, हमारा अपशिष्ट होता है, ठीक है। तो उनका प्रबंधन कैसे करें? प्रबंधन मतलब हम ये बोल सकते हैं निपटारा, ठीक है। वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो भी अपशिष्ट हमारे घर से निकल रहा है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको हम लोग उचित जगह पर, है ना, उसको रख करके हम क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। जैसे घर से निकले हुए जो भी कूड़ा करकट होता है वो क्या होता है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंकने के बजाय हम क्या करते हैं, एक जगह क्या कर देते हैं, उनको कहीं गड्ढे खोद कर या किसी किनारे पर, है ना, रख देते हैं, ताकि वो उससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो वो क्या होता है, प्रबंधन होता है। क्या होता है, हमारा प्रबंधन। तो उसी से रिलेटेड हम जो है आज क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अपशिष्ट और उसका हम निपटारा कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें, ये हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा, आपको बोल रहा है, बच्चे लोग को बोल रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा करकट अर्थात कचरा जब बाहर फेंक दिया जाता है तब वो कहाँ जाता है? आपने कभी सोचा, बोल रहे हैं आपको, कि आपके घर से रोज़ जो है क्या निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है। कूड़ा करकट मतलब जैसे बिस्किट का जो आप खाए हैं उसका पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, और वगैरह वगैरह आपके घर में जो यूज करने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वही आपका क्या होता है, हमारा कूड़ा करकट होता है, जिसको अपने भाषा में हम क्या बोलते हैं, कचरा कहते हैं। तो वो कचरा हम अगर क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं जैसे पाए तैसे, तो वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है? कभी आपने सोचा, बोल रहे हैं, है ना, कि हम फेंकते हैं तो वो जाता क्या है? यदि यह लगातार कई दिनों तक एकत्रित होता रहे तो क्या होगा? मान लो हम लोग कचरा हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कंटिन्यू हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कचरा फेंकते रहेंगे तो क्या होगा? आपने कभी इसके बारे में सोचा कि हम अपने घर से निकलने वाले जो भी हमारे क्या होते हैं, जो कूड़ा करकट होते हैं, उसको अगर हम बाहर फेंक देते हैं या एक जगह उसको जा कर के क्या करते हैं, कंटिन्यू वहीं पर फेंकते जाते हैं, तो उनका क्या होता है और उनके वजह से क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा? क्या कचरे के ढेर, मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियाँ और प्रदूषण में कोई संबंध है? बिल्कुल है भाई। यहाँ पर बोल सकते हैं, यदि हम अपने घर से निकलने वाले कचरा को हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं फेंक देते हैं और रोज़ वहीं पर फेंकते हैं तो उस जगह पर क्या होता है, हमारा गंदगी हो जाता है जहाँ पर हम रोज़ फेंकते हैं, और उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के क्या हो जाता है, आपका समस्या। जैसे वहाँ पर एक तो कचरे का ढेर बन जाता है, गंदगी की वजह से वहाँ पर जो है क्या होता है, बदबू आता है, तो वहाँ पर मच्छर पनपना स्टार्ट हो जाता है, मक्खियाँ भी भिनभिनाना स्टार्ट हो जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है, आपको वहाँ पर जाने से आपको कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकता है या होता है, और उस वजह से पर्यावरण भी क्या हो जाता है, आपका प्रदूषित हो जाता है। तो हम ये समझ लें कि अगर हम क्या करते हैं, अपने घर से निकलने वाले जो भी कचरा होता है, अगर उस कचरा को हम कहीं बाहर में फेंक देते हैं तो वहाँ पर कचरा का ढेर बन जाता है, और कचरा का ढेर बन जाने की वजह से फिर वहाँ पर गंदगी, है ना, गंदगी की वजह से मक्खियाँ, उसके अलावा मच्छर, है ना, और साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारी पैदा करने वाले गैस वहाँ से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीवाणु वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके वजह से वहाँ के पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हमारे एक बोल सकते हैं लापरवाही की वजह से हम लोग जो है कई प्रकार के चीज़ों को वहाँ पर आमंत्रित कर लेते हैं, मच्छर पनपवा दिए, मक्खियाँ, उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषित कर लिए। तो ये सब चीज़ क्या होता है, उस एक कचरा को अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो उस स्थिति से आपको कई प्रकार के समस्या आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, और सब में कहीं न कहीं संबंध है, मच्छर, मक्खी, बीमारी और पर्यावरण प्रदूषण में बिल्कुल संबंध है।
पर्यावरण प्रदूषित होगा तब जाके मच्छर मक्खी बनेगी, और मक्खी मच्छर बने मतलब वहाँ पर आपको क्या होगा, बीमारी जो है प्राप्त होगा। तो तीनों में चारों में क्या है, बिल्कुल संबंध है भाई। हमारे घरों से, हमारे घर मतलब आपका घर बोल रहे हैं, हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े करकट में अपशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियां तथा फलों के छिलके, कागज़ के टुकड़े, पॉलीथीन थैले, धूल आदि क्या होते हैं, हमारे पाए जाते हैं। आपके घर से जो भी क्या निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है, उस कूड़ा करकट में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं आपके घर के। जैसे सब्जी, जैसे मैं आपको शुरू बताया, सब्जी के जो छिलके विलके हैं, है ना, उसके अलावा आपको फल के छिलके हैं, कागज़ के टुकड़े होते हैं, पॉलीथीन हो सकते हैं उसमें, धूल आदि जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। और इन अपशिष्ट पदार्थों को हम घर से क्या कर देते हैं, बाहर स्थित कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और इसी प्रकार कारखानों, बाज़ार, होटल, अस्पताल आदि से निकलने वाली कचरे को भी हम भराव क्षेत्र में लेकर, जहाँ पर उनको फेंका जाता है वहाँ पर जाके डाल देते हैं। लेकिन यह कार्य हर समय नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर हमें क्या होता है, हमको कूड़े करकट के ढेर क्या होता है, दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि आपके घर से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो आपके लिए उपयोगी नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, कहीं जाके कहीं क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और फेंक देने से फिर वो जो है वहाँ पर जाके उसका फिर कई प्रकार का निदान किया जाता है। लेकिन क्या हम लोग रोज़ जा कर के कूड़े करकट वहीं पर क्या करते हैं, जहाँ पर उनको फेंकना चाहिए वहाँ पर जाके फेंक पाते हैं? तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने घर से निकलने वाले जो कूड़े करकट होते हैं इसको कहीं भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो उस स्थिति में फिर क्या होता है, कई प्रकार की समस्या हमारे पास क्या हो जाता है, आपका उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ आप जो है घर में देखते हैं, घर में करते हैं। तो ये हो गया आपका अपशिष्ट पदार्थ से रिलेटेड बातें। आपने अनुभव किया होगा, आपने अनुभव किया मतलब आपने ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि बरसात में इन्हीं कूड़े के ढेरों से बदबू आने लगती है, वहाँ पर मच्छर मक्खी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सूखा दिन रहता है, गर्मी का दिन रहता है, तो अपने घर से निकलने वाले जो भी क्या होते हैं कूड़े करकट होता है, उसको हम लोग कहीं जा कर के किसी एक जगह पर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उस समय विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती है। बट वो कूड़ा करकट जिसको हम जहाँ पर फेंके हैं वो वहीं पर रहता है, और जैसे बरसात का दिन आता है, उसमें पानी पड़ता है, तो वो क्या हो जाते हैं, सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारा चीज़ सड़ते हैं, और सड़ने की वजह से उस क्षेत्र पर क्या होते हैं, बदबू आने लगता है ना। और बदबू आने लगती है, जिसके वजह से वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ आदि की संख्या में क्या होती जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। और फिर वहाँ पर जाने से हमको कई प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती है भाई। तो हमारे सामने एक प्रमुख समस्या बारिश में गंदगी एवं कचरे का बहकर पानी को प्रदूषित करना है। अब वहाँ पर देखो, बरसात के दिन में जब क्या होता है, कचरा जब सड़ना स्टार्ट कर देता है, बदबू आना स्टार्ट कर देता है, मच्छर मक्खियाँ वहाँ पर पनपना स्टार्ट कर देता है, वो तो अपने जगह अलग चीज़ है। बट क्या होता है, पानी के जो प्रवाह होता है, पानी का जो प्रवाह होता है, मतलब इस प्रकार से जब पानी गिरता है तो वो जो गंदगी युक्त जो कचरा वचरा रहता है, जो सड़ चुका है, वो पानी के साथ क्या करता है, आपका बहते हुए आगे हमारे उस पानी पर जाके मिल जाता है, जहाँ पर हम नहाते हैं या जिनको हम पीने में यूज करते हैं। ऐसे जगह पर क्या हो जाता है, वो गंदे जो क्या होते हैं, हमारे जो कचरा होता है, वो बरसात में बह करके, पानी में बह करके क्या हो जाता है, हमारे पीने योग्य पानी को क्या करता है, प्रदूषित करता है। और ये सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। मतलब डायरेक्टली वो हमारे क्या होते हैं, शरीर के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जो कचरा हम लोग फेंके हैं कहाँ पर, जो सड़कों पर, वो क्या होता है, बरसात के दिनों में आ करके हमारे घर के आसपास जो तालाब हैं या हम आसपास जो पानी वानी पीते हैं, उनमें कहीं कहीं जाके क्या हो जाता है, वो एकत्र हो जाता है, और उसी स्थिति से पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। बरसात के शुरू में बड़ी आबादी इसी वजह से पेचिश हो गया है ना, पीलिया हो गया, उसके बाद चर्म रोग हो गया, जैसी बीमारियों से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बरसात लगता है, फिर जो भी कचरा जो रहता है, जो सड़ चुका रहता है, वो पानी से बहते हुए, है ना, पीने योग्य जो पानी होता है या नहाने योग्य जो पानी होता है, उस पर जाके मिल जाता है। फिर हम उन्हीं पानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और जिनके वजह से हमको कई प्रकार की हमारे अंदर जो है क्या होती है, समस्या दिखाई देती है। जैसे एक प्रमुख समस्या है पेचिश, जो कि एक बीमारी है ना। उसके बाद पीलिया, चर्म रोग, आपके त्वचा रोग है ना, से संबंधित
जो है आपको बीमारियां लग जाती है। इसलिए इस समस्या को उचित निदान करने हेतु इस समस्या का उचित निदान करने की क्या होता है, आवश्यक प्रयास किया जाना जरूरी है ना। आपको इसके लिए प्रयास करना जरूरी है ताकि वो जो कचरा है वो विशेष स्थान पर रहे, वहाँ से किसी पीने योग्य पानी पर ना जाए, है ना। ऐसे आपको प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यक है या आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। राजधानी अगर हम रायपुर में बात करें, है ना, राजधानी क्या है भाई हमारा, रायपुर जो है क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आप जानते हैं, है ना। तो राजधानी हम रायपुर की बात करते हैं, है ना। आपको पता होगा सबको सब कि जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की क्या है, राजधानी है। तो वहाँ पर जो है रोज़ाना 300 टन, कितना टन, 300 टन कचरा निकलता है बोल रहे हैं, ठीक है। रायपुर जो जगह है उस जगह से रोज़ अगर देखें तो 300 टन कचरा एक दिन में क्या होता है आपका निकलता है। तो एक अनुमान के अनुसार शहर का हर व्यक्ति रोज़ाना करीबन 350 ग्राम कचरा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एक अनुमान किया गया, सर्वे किया गया है रायपुर में, तो वहाँ से पता चला है कि एक दिन में पूरे रायपुर से आपका 300 टन कचरा निकलता है। तो उनका अगर हम एक औसत निकालें पर घर के हिसाब से, तो एक घर से लगभग जो है 350 ग्राम कचरा एक दिन में क्या होता है आपका, एक घर से निकल रहा है। अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके गांव हो गया या आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ हो गया, प्रतिदिन कितना कूड़ा, है ना, प्रतिदिन कितना कूड़ा, है ना, घरों से निकलता होगा। आप सोच सकते हैं कि रायपुर का ही बात करें तो 300 टन एक दिन में निकल रहा है। तो आप जहाँ रहते हैं या आपके जैसा और बहुत सारे जो है जगह पर जहाँ पर लोग रहते हैं, तो सोचो वहाँ से एक दिन में कितना टन कचरा निकलता होगा। और सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल अगर जोड़ दिया जाए पूरा, मान लो छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो एक दिन में छत्तीसगढ़ में कितना कचरा निकलता होगा या पूरे भारत में कितना कचरा निकलता होगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने से अनुमान लगा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि उतना कचरा से हमको और कितने प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकता है। अतः उनका निदान बहुत क्या है, आवश्यक है। सोचिए कि संपूर्ण देश के घरों, कारखानों और बाजार से कूड़ा एक कितनी बड़ी समस्या है बोल रहे हैं, उसी को आपको समझाया जा रहा है कि हम तो रायपुर की बात करें, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें या पूरे हम जो है भारत की बात करें, तो वहाँ पर एक दिन में कितना कचरा निकलता होगा और उन कचरा से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसका एक अंदाज़ा अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई, लगा सकते हैं। ये जैसा एक चित्र दिया गया है, कूड़ा घर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते हैं अपने घर से निकलने वाले जो भी कूड़ा करकट होते हैं उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से जा कर के एक जगह पर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। या तो आप खुद नहीं जाते हैं तो आपके शहर में क्या होता है, कूड़ा करकट को लेने के लिए फिर क्या होता है, गाड़ियाँ जाती है और उस गाड़ियों में आप जो है कूड़ा करकट डाल देते हैं और अंततः वो जो कूड़ा करकट होता है वो कहाँ पर, एक जगह पर, है ना, उनको जाके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपको कूड़ा करकट क्या होता है कि ढेर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारणी दिया है 15.1 में कि भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की क्या बनाओ, आप सूची बनाओ बोल रहे हैं। जैसे आपका घर है ना, स्थान दिया है, यहाँ से क्या क्या आपका क्या निकल सकता है, अपशिष्ट पदार्थ निकाल सकता है। तो आपको बोल रहे हैं तो आपके घर से क्या क्या निकल सकता है भाई, तो आपके घर से क्या हो सकता है, आपका पॉलीथीन निकल सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पॉलीथीन आपके घर से निकल सकता है ना। फलों के छिलके निकल सकता है, फलों के आपके क्या होते हैं घर में जो खाए रहते हैं आप लोग जो है उसके छिलके हो सकता है। सब्जियों के, है ना, शेष भाग हो सकते हैं, है ना, सब्जियों के अवशेष बोल सकते हैं, अवशेष ये हो गए हमारा, ये हमारे घर से क्या होते हैं आपका बाहर निकलते हैं। उसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं, आपके कुछ धातु भी निकल सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने घर से निकलने वाले जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो आप लिख सकते हैं। तो हमने कुछ लिख दिया, पॉलीथीन निकलता है, फलों के छिलके निकलता है, सब्जियों के अवशेष निकलते हैं और भी घर से विभिन्न प्रकार के आपके क्या होते हैं जो है कचरा निकलता है। बट हम कुछ यहाँ से ले लिए हैं।
अब पाठशाला मतलब स्कूल से आपका कौन कौन सा कचरा निकलता है, तो आप ये बोल सकते हैं कागज़। मेन तो क्या है हमारा, कागज़ हो गया। पाठशाला में कागज़ ज़्यादा फेंकते रहते हैं तो कागज़ निकलता है। यहाँ से भी आपका क्या हो सकता है, जो है बिस्किट का, चॉकलेट का रेपर हो सकता है ना, तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, है ना। स्कूल में ज़्यादा बच्चे खाते रहते हैं ना भाई चॉकलेट का, है ना। ये हमारा क्या होता है, जो रैपर होता है चॉकलेट का, है ना। और जो बोल सकते हैं हमारा चॉकलेट का पॉलीथीन जो होता है, ये वहाँ से आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये आपका स्कूल से निकलता है भाई, कागज़ निकलता है, बिस्किट चॉकलेट वॉकलेट आप खाए रहते हैं वो निकलता है। उसके बाद पेंसिल जो होता है हमारा, है ना, पेंसिल का जो क्या होता है हमारा छीलन हो गया। तो और बहुत सारे हमारे पाठशाला से क्या होते हैं, कचरे निकलते हैं। बाज़ार से और कौन कौन से कचरा निकलता है भाई, तो ये बोल सकते हैं बचे हुए सब्जी, है ना, बचे हुए बेकार सब्जी जो होता है वो हमारा निकलता है। बेकार सब्जियां मतलब जो नहीं बिक पाता है वो हम क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा, है ना, गंदगी पानी निकलता है वहाँ से भाई हमारा। पॉलीथीन भी बोल सकते हैं आप यहाँ से, पॉलीथीन, है ना। उसके अलावा और भी आप देखे होंगे बाज़ार में बहुत सारी क्या होती है आपकी अपशिष्ट पदार्थ निकलती है। होटल की बात करें तो होटल से भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके निकलते हैं। जैसे बचा हुआ क्या होता है, समोसा बड़ा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो होटल में बचे हुए, है ना, खाना हो गया होटल में, है ना, बचे हुए बेकार खाना, बचे हुए क्या होता है हमारा, बेकार खाना होता है। बेकार जो खाना है, सब्जी है ना, सब्जी यहाँ हो गया। और बहुत सारे चीज़ वहाँ होटल से आप निकलते हैं। तो और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। अस्पताल से देखेंगे तो आपका सुई निकलेगा, है ना, लगाने के बाद नीडल निकलेगा आपका, ठीक है। तो सुई हो गया, नीडल हो गया, सुई नीडल बोल सकते हैं इसको, ये हो गया नीडल। उसके अलावा क्या होता है हमारा, दवाइयाँ के जो क्या होते हैं आपके, दवाइयाँ बोल सकते हैं, बेकार दवाइयाँ बोल सकते हैं। या जो दवाई होते हैं उसके आपके बोल सकते हैं जिसमें उसको रखते हैं, है ना। तो दवाई के पत्ते जो होते हैं, पत्ते, है ना, जिसमें दवाई नहीं रहता है। उसके अलावा आपका जो है बोल सकते हैं आपका जो ग्लूकोज बॉटल होता है वो, तो ये निकलता है। और कारखाना से निकलता है हमारा धुआं। सबसे ज़्यादा तो क्या होता है हमारा, धुआं निकलता है भाई आपका, गंदगी, है ना, युक्त पानी। गंदगी युक्त पानी भी कहाँ से निकलता है हमारा, कारखानों से। गंदगी युक्त पानी भी आपका कहाँ से निकलता है, आपका ये जो है आपका कारखाना से निकलता है। तो और भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अपने घर से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, पाठशाला से कौन से निकलता है, बाज़ार से कहाँ कौन से निकलता है, होटल, अस्पताल, ये सबसे आप क्या कर सकते हैं, निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको आप अपने कॉपी में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं। लिखा जाता है भाई। चलिए, अब ये देखा गया है, प्रायः यह देखा जाता है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। अब जो व्यक्ति होते हैं, जो गांव में लोग होते हैं, शहर में लोग रहते हैं, वो अपने घर से निकलने वाले जो भी कचरे होते हैं उनको ऐसे हैं कि कुछ ऐसे रहते हैं कि जहाँ पाते हैं वहाँ क्या कर देते हैं, उसको अपने मर्जी से फेंक देते हैं। तो इनके वजह से कुछ समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, और वो समस्या यहाँ पर दिया गया है, दुष्प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि वायु, जल व भूमि क्या होती हैं, प्रदूषित होती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन करे कि अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जिसको कहीं भी अगर फेंक दिया जाए तो उससे हमको क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, हम में क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो आप पहले तो ये जानना है आपको कि अगर हम क्या करते हैं, कचरा को जहाँ तहाँ कहीं भी अगर फेंक देते हैं तो उससे हमारे जो है क्या होता है, जो वायु होता है वो प्रदूषित होता है, जल होता है वो प्रदूषित होता है। उसके अलावा जहाँ पर अनाज उगता है अर्थात भूमि क्या होता है आपका, प्रदूषित होता है। ये आपको देखना है। तो हम अपने जैसे हम स्कूल में भी अगर क्या करते हैं,
कुछ चॉकलेट खाए, उसका जो बच गया पन्नी या रेपर जो है उसको हम कहीं फेंक देते हैं, है ना, या कुछ अन्य चीज़ को हम फेंक देते हैं, तो वो क्या करता है, आपके गंदगी है वो, और वो आपके पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसमें कौन कौन आता है, वायु, जल और भूमि, इनको क्या करता है, प्रदूषित करता है। दूसरा, स्वास्थ्य पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य मतलब आपके हेल्थ जो होता है उस पर क्या होता है, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बुरा प्रभाव डालता है, आपका स्वास्थ्य उसमें क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो कचरा से ये हमारा क्या होता है, दुष्प्रभाव होता है। तीसरा, वातावरण की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भाई अब गंदगी जहाँ पर रहेगा वहाँ पर कौन आदमी बैठना चाहेगा, ठीक है ना, उधर कोई जाना भी नहीं चाहेगा। तो उस स्थिति में वो जो एरिया है जहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी हमारा जो कचरा है उस कचरा को क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है, तो वो जगह क्या हो गया, बेकार हो गया, मतलब वातावरण की सुंदरता क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से हम 3 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दुष्प्रभाव लिख सकते हैं। किसके, अपशिष्ट पदार्थ होने के कुछ दुष्प्रभाव लिखिए बोलेगा आपको, तो बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कहीं जगह है तो उससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव निकल सकते हैं। एक, वायु, जल और भूमि क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और वातावरण की जो सुंदरता है ना, वो क्या हो जाता है, आपका बिगड़ जाता है। जैसे गार्डन की बात करें, जहाँ पर पेड़ पौधे बढ़िया घास फूस है, वहाँ पर आपको जाने में अच्छा लगता है, पर जहाँ पर गंदगी जगह है वहाँ पर आपको जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो भाई जहाँ पर आप नहीं जा रहे हैं मतलब वहाँ का पर्यावरण क्या हो गया, वातावरण खराब हो गया, और जहाँ अच्छा है वहाँ पर आप जा रहे हैं। तो कचरा जहाँ पर होता है वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है भाई। ठीक, चलिए, तो इसको आप याद रखेंगे। आजकल सभी गांव और शहर कूड़े के प्रबंधन अर्थात निपटारा की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये आपके गांव का ही नहीं है, ना आपके शहर का ही ये समस्या नहीं है, बल्कि हर गांव हर शहर में आपका ये जो कचरा वाला जो आपका उसका जो प्रबंधन है, कचरा का जो निपटारा है, इसकी समस्या अभी बना हुआ है। उनकी जो है हर शहर में हर गांव में इसकी समस्या है कि आपके घर से निकलने वाले जो भी कूड़ा करकट होता है उसको कहाँ किया जाए, किस प्रकार से उनको जो है रखा जाए कि उससे किसी को कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सभी शहरों सभी गांवों की क्या है, हमारा एक समस्या अभी बना हुआ है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम कचरे के निपटाने के लिए कुछ ऐसे तरीके सोचें जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और गांव और शहर को भी साफ़ सुथरा बनाए रखें। अतः आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे क्या करें कि हमारे घर से निकलने वाले या आपके गांव से निकलने वाले या आपके शहर से निकलने वाला जो कचरा है उसका निपटारा हो सके और उस कचरा से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ऐसे हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, किस प्रकार का उपाय करें कि आपके घर से निकलने वाला जो कचरा है वो आसानी से क्या हो जाए, उसका निपटारा हो जाए, उसका प्रबंधन हो जाए और उससे किसी प्रकार के जो है समस्या उत्पन्न ना हो, ना तो पर्यावरण को ना आपको। तो ऐसे हमको सोचने की ज़रूरत है। और कचरे के निपटारा में आप समुदाय की सहायता ले सकते हैं। समुदाय मतलब आसपास आपके जो मित्रगण हैं या आपके गांव में हैं उनका आप क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ठीक, कचरों में फेंकी जाने वाली चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, जैसे सब्जी, फल, छिलका, कागज़, गत्ता आदि। ऐसे हमारे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई कि जैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ से दिया है, देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ जैव निम्नीकृत पदार्थ। निम्नीकृत क्या होता है, हमारा पदार्थ क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि घर से निकलने वाला वह अपशिष्ट पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, उन पदार्थों को हम जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। तो लिख सकते हैं भाई वह अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से लिख सकते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा
विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं जैव, ये हो गया निम्नीकृत पदार्थ, ठीक है, जैव निम्नीकृत पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है भी हमारा। तो ऐसे पदार्थ या आपके घर से निकलने वाला ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिनका छोटे छोटे जीवों के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, इनके द्वारा अगर क्या हो जाता है हमारा, यदि इनके द्वारा क्या हो जाता है आपका, उनका विघटन हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है सरल पदार्थों में, तो ऐसा पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे भाई, ये हमारा क्या होता है, जैव निम्नीकृत पदार्थ होता है, ठीक है। और उदाहरण लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो उदाहरण में क्या होगा भाई हमारा, उदाहरण में जैसे आपका फलों के छिलका हो गया, फलों का क्या लिखेंगे, छिलका, ये सड़ जाता है, आप देखे होंगे, है ना। उसके अलावा सब्जियां हो गया बचा हुआ, ठीक है। तो सब्जियां भी आपने देखा होगा, सब्जियां भी क्या हो जाता है आपका, सड़ जाता है। उसके अलावा और क्या दिया है, कागज़ भी आप देखेंगे कुछ समय के बाद सड़ जाता है, तो ये कागज़ हो गया, गत्ता हो गया, ये ऐसे हैं जो कि क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद सड़ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। और एक जैव, है ना, अजैव निम्नीकृत पदार्थ होता है। एक हमारा क्या होता है, दूसरा अजैव निम्नीकृत पदार्थ, ठीक है। निम्नीकृत क्या होता है हमारा, पदार्थ। ये हमारा जो क्या होता है, अजैव निम्नीकृत पदार्थ होता है ना, तो वह पदार्थ या वह अपशिष्ट पदार्थ, वह अपशिष्ट पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है हमारा, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाता है, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाता है, निम्नीकृत पदार्थ कहलाता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है भाई। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपने देखा होगा, पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन कभी सड़ता नहीं है भाई, ठीक है। तो पॉलीथीन हो गया, ये कभी आपका नहीं सड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका धातु हो गया, धातु मतलब लोहा चांदी, लोहा का बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कांच को भी आप सड़ते हुए नहीं देखे होंगे, कांच हो गया, है ना। ये सब जो है हमारे, सीमेंट हो गया। तो ये आपका इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। तो जो चीज़ हमारे क्या होते हैं, प्रकृति में सड़ जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत। और जो प्रकृति में नहीं सड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकृत। तो आपको इसी को चीज़ दिया गया है, आपके घर से निकलने वाले जो पदार्थ होता है, उस पदार्थों में से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कागज़, गत्ता, ये ऐसे होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद विघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जबकि प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, कांच हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब ऐसे हैं जो कि आपके अपघटित नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अजैव, क्या बोलते हैं इसको,
अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है और अजैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है। ये दोनों आपको क्वेश्चन में आपको क्या कर सकता है भाई, पूछ सकता है। तो जैव निम्नीकृत पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो जीव जंतु के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात सड़ जाता है, उसे जैव निम्नीकृत पदार्थ। जो नहीं सड़ पाता है उसे अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। तो इसको आप क्या करना है, आपको बढ़िया से इसको देखना है भाई, ठीक है। आइए क्रियाकलाप करके देखते हैं कि कूड़े में पाई जाने वाली इन वस्तुओं का अपघटन में कितना समय लगता है। ये हम आगे क्या करते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप मतलब होता है आप जो आप करके देखते हैं, जिनको आपको करके दिखाया जाता है वही क्रियाकलाप है, ठीक है। तो आवश्यक सामग्री जैसे फल हो गया, वह सब्जी के छिलके हो गया, फल और सब्जी के छिलके हो गया, कांच के टुकड़े हो गया, प्लास्टिक के थैलियाँ हो गया, गत्ते हो गया, वह कागज़ के टुकड़े हो गया, ठीक है। ये आप कुछ सामान ले लिए, है ना, फल और सब्जी के छिलके लिए आपने, कांच के टुकड़े ले लिए, प्लास्टिक ले लिए थैलियाँ के रूप में, गत्ते ले लिए, है ना, गत्ता होता है भाई कागज़ का ही होता है, और कागज़ ले लिए। अब क्या करना है आपको, ये सब लेने के पश्चात 4 बड़े गमले लेना है। 4 बड़े गमले मतलब ये आपका 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला और ये 4 गमला। आपने 4 गमला ले लिया। उसके बाद क्या लेना है आपको, फिर जो है फावड़ा, आप 1 फुट लंबे, 1 फुट चौड़े, 1 फुट गहरे 4 गड्ढा ऐसे ही स्थान बनाइए या खोदें जहां आसानी से अवलोकन किया जा सके, या आप 4 बड़े गमले भी ले सकते हैं। अगर आपको गमला नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, आपका जो आसपास जो जगह है वहाँ पर आप क्या करें, इस प्रकार से 4 आपका गड्ढा क्या करें, खोद दें। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन में 4 गड्ढा भी खोद सकते हैं, है ना, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, इस प्रकार से 4 गड्ढा खोद दिए। अब खोदने के पश्चात आप क्या करते हैं, ऐसे स्थान पर खोदें जहां आसानी से अवलोकन किया जा सके भाई, है ना, जहां पर आप उसका अवलोकन कर सके, देख सके, ऐसे जगह आप 4 गमला रखें या 4 गड्ढा जो है ज़मीन में खोद लें। आप जो है 4 बड़े गमला ले सकते हैं, नहीं तो गड्ढा खोद सकते हैं। इन्हें क्रमशः 1, 2, 3 आप नाम दे दीजिए, क्रमशः 1, 2, 3 और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये नंबर दे दें। और फिर आप जो है सभी गड्ढों में अलग अलग चीज़ें डालकर मिट्टी पर भर दें। अलग अलग चीज़ें मतलब जैसे हमें इसमें क्या कर दिए, फल और सब्जी के छिलके हो गया, फल एवं क्या हो गया, सब्जी के छिलके को डाल दिए, ठीक है। एक में हम लोग कांच को डाल दिए, कांच और किसको, प्लास्टिक को डाल दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, अच्छा, एक में हम लोग कांच को डाल दिए, एक में हम लोग किसको डाल दिए, प्लास्टिक, और एक में गत्ता को डाल दिए। तो अलग अलग पदार्थ जो आप लिए हैं उसको अलग अलग गमला में क्या कर दिए, ये डाल दीजिए। और फिर जो है डाल करके गड्ढों में अलग अलग चीज़ें को हम लोग डालकर क्या करते हैं, मिट्टी भर देते हैं। इसमें फिर वापस क्या कर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं और थोड़ा सा पानी उसमें क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं। 2 सप्ताह बाद इन गड्ढों को खोदें और उन चीज़ों का अवलोकन करें जिन्हें आपने क्या किया था, सड़ने के लिए उस ज़मीन के अंदर या गमला के अंदर क्या कर दिया था, गाड़ दिया था। उसका अवलोकन आप 2 सप्ताह बाद करें, मतलब 15 दिन के बाद आप उन गड्ढों को या उन गमलों को जिनमें आप उन पदार्थों को डाले हैं, कुछ मिट्टी डाले हैं, कुछ पानी डाल के छोड़ दिए थे, उनको आप जो है देखें कि उसमें कौन चीज़ सड़ा है या कौन चीज़ सड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे कि उनकी अपघटित अवस्था को ध्यानपूर्वक देखें, अवलोकन करके बताइए, फिर उन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी और पानी डाल दें। इन्हीं प्रक्रिया को लगभग 4 सप्ताह तक या 6 सप्ताह तक, है ना, बार बार इसको हर 2 सप्ताह में दोहराते रहें और अवलोकन करके अपने सारणी या अपने कॉपी में देखते रहें। मतलब जो चीज़ जो है कितना दिन में सड़ रहा है, अगर नहीं सड़ा है तो फिर उसमें मिट्टी डालो, फिर ढक दो, फिर करो। ऐसा करके आप उसको जो है लगभग 2-2 सप्ताह तक जो है देखते रहें और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों को आप क्या करें, करके देखें। और उसके बाद जो है आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, किन चीज़ों को सड़ने में कितना दिन का समय लगता है। आप उनको देख सकते हैं और उसको अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। जैसे फलों और सब्जियों के छिलके 2 सप्ताह के बाद स्थिति कैसे था, 4 सप्ताह के बाद स्थिति कैसे था, 6 सप्ताह के बाद स्थिति कैसे था। तो सब्जी और फलों के छिलके ऐसे होते हैं कि 2 सप्ताह बाद वो क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके,
विघटित हो जाते हैं। 2 सप्ताह बहुत ज़्यादा है, उतना दिन में क्या हो जाता है, सब्जी जो है आपका या फल के जो छिलके होता है वो क्या हो जाता है, उनमें विघटन हो जाता है भी, और वो भी पूर्ण क्या हो जाता है, आपका विघटन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 सप्ताह में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कांच के टुकड़े की बात करें 2 सप्ताह में भी नहीं, 3-4 सप्ताह में भी नहीं, 6 सप्ताह में भी नहीं, ये क्या होता है अंतिम सप्ताह तक वैसा ही रहता है, कांच कभी जो है विघटित नहीं होता है। सेम प्लास्टिक की थैलियाँ भी आप अगर 2 महीना 3 महीना भी रख देंगे तो कोई विघटित नहीं होगा। कागज़ और गत्ते भी क्या हो जाएंगे, आपके विघटित हो जाते हैं। तो इनमें विघटित कौन नहीं हो रहा है, हमारा कागज़ के टुकड़े और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होता है, चाहे आप कितने भी सप्ताह तक रख दें वो विघटित नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा कि कुछ चीज़ें विघटित हो जाती हैं और कुछ चीज़ें विघटित नहीं होती हैं, है ना। अब आप अपने घरों के दैनिक कचरे से निकलने वाली चीज़ों की एक समूहीकरण कर उनका क्या बनाएं, निपटारा कर सकते हैं। अब इसके आधार पर आपके घर से जो भी आपका क्या निकलता है, जो कचरा निकलता है उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उनका निपटारा कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं कि किन को हम लोग जो है कम समय में विघटित कर सकते हैं और किन को ज़्यादा समय में विघटित किया जा सकता है। इस प्रकार से उनका एक समूहीकरण करके सूची बना के आप क्या कर सकते हैं, इस समस्या का निदान कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है, गीले व जल्दी गलने वाला जो पदार्थ है ना। गीला मतलब कच्चा जो होता है, जैसे आप कल बोलते हैं ना गीला कचरा और सूखा कचरा, तो इसमें बोल रहे हैं गीले व जल्दी गलने वाला। गलना मतलब क्या होता है, सड़ना वाले पदार्थ हैं। तो हमारे घर से प्रतिदिन गीला कचरा आपका निकलता है। जैसे आपके घर में अगर मान लो हम लोग सब्जी बनाए हैं और सब्जी बच गया, ये हमारा गीला कचरा। आपका चावल बच गया है ना, वो आपका गीला कचरा है। उसके अलावा रोटी वोटी बच गया है हमारा, ये हमारा बोल सकते हैं। तो हमारे घरों से प्रतिदिन गीला कचरा निकलता है, जिसमें बचा खाना हो गया, फूलों फलों और सब्जी के अपशिष्ट पदार्थ, छिलका हो सकता है, पत्ती हो सकता है, अन्य आर्द्र अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, ब्रेड व्रेड जो भी है। इन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी ढककर सड़ने के लिए अगर छोड़ दें तो लगभग 1 माह बाद इसका खाद तैयार हो जाता है। आपको पता है कि भाई ये सब चीज़ जो है सड़ने के बाद खाद ही देता है। तो 1 महीना के बाद लगभग जो है आपके घर से जो निकलने वाला ये इस प्रकार का जो चीज़ है वो 1 महीना में सड़ गल जाता है और वो खाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह कंपोस्ट खाद है। क्या है हमारा, कंपोस्ट खाद है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कंपोस्ट खाद क्या है, तो हमारे घर से निकलने वाले जो भी हमारे क्या होते हैं, फल के, सब्जी के छिलके होते हैं, पत्तियां हैं, उनके अलावा अन्य बचा हुआ खाना है ना, इन सब को अगर हम क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करके, एक जगह एकत्र करके कुछ महीने तक रख देते हैं, तो वो सड़ करके क्या हो जाता है, खाद बन जाता है। और वही खाद आपका क्या कहलाता है भाई, कंपोस्ट खाद कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, कंपोस्ट खाद। ठीक है, गोबर खाद अलग होता है जिसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कंपोस्ट खाद नहीं है, बल्कि आपके घर से निकलने वाले जो भी जैव निम्नीकृत जो पदार्थ हैं वो जो है आपका विघटित होकर के लगभग 1 मंथ में आपको खाद दे जाता है, और वो खाद ही आपका क्या कहलाता है, कंपोस्ट खाद कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि घरों से निकलने वाले सब्जी फल के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटी ब्रेड, अन्य आपका नमीयुक्त पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं, मिट्टी के साथ ये गड्ढे में खोद करके डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो 1 महीना में लगभग वो सड़ करके क्या हो जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। वही खाद आपका क्या कहलाता है भाई, कंपोस्ट खाद कहलाता है। तो आपको कंपोस्ट खाद को क्या करना है, आपको अगर परिभाषा आ गया तो लिखना है, जिसमें पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। भाई जो कंपोस्ट खाद बना है ना, वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जो है छोटे मान लो गमला यहाँ पर जो है छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आप कंपोस्ट खाद रख देते हैं उसके अंदर जड़ में, तो वो आसानी से ग्रोथ करता है। तो कंपोस्ट खाद में पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व मतलब वह पदार्थ जो उन पेड़ पौधों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपका मान लो हाइट छोटा है बच्चे लोग का, तो हम लोग कई प्रकार की चीज़ पीते हैं ना भाई, बॉर्नवीटा हो गया है ना, ऐसे करके, तो वो सब क्या है, पोषक तत्व है जो हमारे क्या करता है, वृद्धि करता है। तो वैसे ही पोषक तत्व किन में पाया जाता है, कंपोस्ट खाद में पाया जाता है। किन के लिए, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, यह खाद मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाता है।
मतलब कंपोस्ट खाद को अगर आप क्या करते हैं खेत में डाल देते हैं, तो कंपोस्ट खाद को खेत में डालने से ना उसका पानी सोखने की जो क्षमता है वो क्या होता है आपका बढ़ता है, ठीक है। और जितना क्षमता रहेगा उतना ही अच्छा है भाई। साथ ही कचरे का भी निपटारा हो जाता है आपका, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, कचरे का निपटारा कर लिया, आपके घर से जो सड़ने वाला चीज़ था उसने आपने अलग कर दिया, उससे आपने कंपोस्ट खाद बना लिया, खाद का उपयोग अपने खेतों में कर लिया, खेत में भी फल फूल जो है ज़्यादा प्राप्त हो गया, तो आपको जो है फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। एक तो आपका कचरा का निपटारा भी हो गया, ऊपर से आपको खाद मिल गया, और खाद की वजह से आपको अच्छे अच्छे जो है फल फूल है ना मिल गया पेड़ों से। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद है ना, जैसे गोबर की खाद, केचुआ खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं भाई, केचुआ खाद भी होता है ना। खेतों में केचुआ को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आपने केचुआ देखा होगा है ना, ये अंधेरे में ज़्यादा रहते हैं ना, आपको नमी युक्त जगह के आसपास रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, ठीक है। तो आजकल प्राकृतिक जो खाद है, प्राकृतिक खाद मतलब क्या होता है भाई, ऐसा खाद जो केमिकल वाला नहीं है, जो आसपास में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनसे बनाया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक खाद। जैसे गोबर, आपके घर में जो गाय भैंस है ना, बछड़ा है, उसके बाद बैल भैंस है, बैल है, इन सब के जो गोबर निकलता है उनसे जो खाद बनेगा वो क्या होगा, हमारा गोबर खाद। तो गोबर खाद क्या है, प्राकृतिक है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों से बन रहा है, ठीक है। केचुआ भी खाद क्या है, प्राकृतिक है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद के भी नाम से जानते हैं। तो इन सब का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मतलब हर किसान को केमिकल वाला चीज़ जो है, रासायनिक वाला चीज़ जो है कम उपयोग करें, ऐसा जो है आपका सलाह दी जाती है। और ये प्राकृतिक जो खाद हैं उसका प्रयोग आप ज़्यादा करें, ऐसा जो है आपको किसानों को सलाह दी जाती है। क्योंकि प्राकृतिक खाद से प्राप्त हुआ जो भी अनाज होता है, जो भी फल होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होता है, हमारा फायदेमंद होता है। किसके अपेक्षा, रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इनसे हम जो क्या करते हैं खेतों में डाल करके जो फसल प्राप्त करते हैं, बेशक फसल उससे ज़्यादा प्राप्त होता है, बट वहाँ से जो प्राप्त जो आपका क्या होता है, जो फसल है ना, वो हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक खाद को दे करके फसल प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनको आपको जानना है। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ दिया कंपोस्ट खाद क्या है, आपने कंपोस्ट खाद सीख गया होगा भाई, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है केचुए गंदगी का निवारण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। भाई केचुआ में गुण रहता है कि ये गंदगी का क्या करता है, हमारा निवारण कर देता है। निवारण मतलब क्या होता है, निपटारा करना, गंदगी को दूर करना बोल सकते हैं। तो केचुआ क्या करता है, गंदगी को दूर करता है, और गंदगी दूर तो पर्यावरण क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। भाई आपने देखा होगा आजकल जो है हर गाँव में है ना, जो है अब गोबर जो खाद है ना, वो जो है आपका बनाया जा रहा है आपका गांव-गांव में जो है। और जो किसके वजह से बनता है, हमारा केचुआ के वजह से बनता है भाई, है ना। तो जो गांव-गांव में आपने देखा होगा कि आजकल जो है गोबर को एक जगह कलेक्ट करके उसमें केचुआ को छोड़ देते हैं, तो केचुआ जो है उस गोबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको जो है अभी खाद बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से आपका क्या करता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। साथ ही साथ जैविक खाद भी उपलब्ध करते हैं, साथ ही साथ जैविक खाद भी क्या करते हैं, आपका उपलब्ध करते हैं। और इस तरह पर्यावरण एवं कृषि मित्र के रूप में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो केचुआ जो होता है, केचुआ क्या करता है, पर्यावरण को भी क्या करता है, आपका स्वच्छ रखता है। साथ ही साथ जैविक खाद मतलब जैसे गोबर से मिला हुआ जो क्या होता है खाद है, या वो क्या करते हैं किसी चीज़ को खाते हैं जहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है, मान लो खेत में छोड़ दिया गया है, तो ये क्या करता है, किसी चीज़ को खाता है और क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ निकालता है, अपने से क्या निकालता है, वो कुछ मल मूत्र निकालता है। और वो मल मूत्र क्या होता है आपका खेतों के लिए और पौधों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इस वजह से केचुआ को कृषि मित्र के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कृषि मित्र किसे बोलते हैं, तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है भाई, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, जो जैविक खाद भी उनको देता है, साथ ही साथ पर्यावरण
को भी क्या करता है, वो स्वच्छ रखता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया। कृषि मित्र किसे कहते हैं, किसान मित्र किसे कहते हैं, केचुआ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को क्या रखता है भाई, स्वच्छ रखता है और जैविक खाद के रूप जो है उपलब्ध कराता है। ठीक, ओके। यहाँ पर केचुआ खाद से रिलेटेड हमारा बातें दिया गया है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, केचुआ खाद को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो जैव अपशिष्ट या जैव अपशिष्टों को शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केचुआ का उपयोग किया जाता है। जैव अपशिष्ट मतलब जो जीव जंतुओं से प्राप्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों को जल्दी सड़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केचुआ का उपयोग करते हैं। केचुए मिट्टी में उपस्थित सड़े गड़े अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं भाई। केचुआ क्या करता है कि जो मिट्टी में जो सड़े गड़े पदार्थ हैं उनको खाते हैं और मल के द्वारा इन्हें क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में निकालते हैं। जैसे अभी मैं आपको ऊपर में बताया कि जो केचुआ होता है क्या रहता है आपका, खेत में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो खेत के जितने भी बेकार चीज़ है उसको खा लेते हैं और वो अपना मल त्यागते हैं, और वो जो मल होते हैं वही किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं भाई, जैविक खाद के रूप में क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। इन्हें कछुआ खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हमारे घर से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जैव अपशिष्ट पदार्थ, जैव मतलब जो भी जीव जंतु से प्राप्त होने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे केला का छिलका, कोई पत्ती, तना, ये सब हमारे जैव अपशिष्ट होता है। तो जैव अपशिष्ट पदार्थ जो भी होता है उनको जल्दी से सड़ाने के लिए उसमें केचुआ का उपयोग किया जाता है। और केचुआ जो होता है वो क्या करता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को खाता है ना। खा करके क्या करता है, उनको छोटे छोटे आप खा दिया और खाने के बाद साथ क्या करता है, मल त्याग करता है, और वही मल क्या होता है आपका, जैविक खाद होता है। और वो जैविक खाद के रूप में निकलता है, जिन्हें हम केचुआ खाद के भी नाम से जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो आपको बोलना है वर्मी कंपोस्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो केचुआ क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको खा जाता है और मल का त्याग करता है, और वही मल जैविक खाद होता है, जिसे हम कछुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उस वर्मी कंपोस्ट खाद में क्या होता है, पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, ये जो है ज़्यादा मिलता है। तो इसको आपको क्या करना है भाई, आपको जानना है। और कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कोई प्रश्न पूछ देता है, तो बढ़िया से उसको क्या करना है, आपको बताना है कि जो केचुआ होते हैं वो जैव अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, मतलब घर से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, वो खाता है और खा करके मल त्याग करता है, और मल त्याग ही उसका क्या होता है, हमारा जैविक खाद होता है, जिन्हें हम कछुआ खाद या कंपोस्ट खाद कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व पाया जाता है। तो वो हो गया आपका गीला कचरा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा सूखा कचरा। तो कागज हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि इस समूह में आते हैं, जिनका पुनर्चक्रण कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सूखा कचरा में क्या होता है, जो एक बार ख़राब हो चुका है फिर से उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इस श्रेणी में किसको रखा गया है, सूखा कचरा को। मतलब जो एक बार हो चुका है फिर से उसको हम लोग क्या करें, पुनः उसको जो है भट्टी में लेकर के फिर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो कागज़ तो देखे होंगे, एल्युमिनियम हमारा एक धातु होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पुनर्चक्रण मतलब पुनः उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस कूड़े कचरा के प्रबंधन में पुनर्चक्रण की प्रमुख भूमिका होता है। पुनर्चक्रण मतलब होता है किसी चीज़ को एक बार खराब हो चुका है तो पुनः उसको बना सकना, है ना, फिर से उसको उसी अवस्था में ला सकना, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा पुनर्चक्रण। आप बाज़ार में सामान खरीद कर किस में लाते हैं, है ना, तो वहाँ पर बोल आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार जाने के बाद आप जो सामान खरीदते हैं उसको आप जो है किस में लाते हैं, तो कोई पॉलीथीन में लाता है, कोई अपने घर से थैला लेके जा रहता है ना। आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, आप जहाँ रहते हैं आसपास के वस्तुओं को आप देखिए, इनमें से प्लास्टिक की बनी हुई बेकार वस्तुओं की सूची बनाइए।
आप अपने आसपास में देखना है और उन उन चीज़ों का जो प्लास्टिक से बना है उनको आपको क्या करना है, उनका एक सूची तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, आप दिए गए चित्र आगे पढ़ेंगे बाद में 15.2 की मदद ले सकते हैं। आपने देखा कि प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन से घुल मिल गया है और प्लास्टिक से हमें फ़ायदा है, परंतु इसकी वजह से हमको कई परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। सभी व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग करके उन्हें जो है कूड़े में फेंक देते हैं। आपने कक्षा में चर्चा कीजिए कि कैसे नुकसान पहुंचाता है। बेशक प्लास्टिक हमारे जो भी एक प्रकार से जो भी काम है उसको आसान बना देता है। आदमी मान लो आदमी गया है और कुछ थैला नहीं ले गया है तो उधर से वो पन्नी में पॉलीथीन में क्या कर सकता है, सामान को ला सकता है। तो पॉलीथीन हमारे लिए बेशक हम देखें तो क्या है, हमारा उपयोगी आपको लगता है, बट उतना ही उनका हमको क्या है, परेशानी भी है। आजकल आपने सुन रहा होगा कि गांव-गांव में प्लास्टिक क्या कर रहा है, बंद किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जितना यूज़फुल है वो ठीक है, बट उससे कहीं उसका ज़्यादा नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जिसको आप कहीं जगह फेंक दे रहे हैं तो वो जो है आपका जो है गल नहीं रहा है, सड़ नहीं रहा है, और जिनके वजह से कई प्रकार की समस्या हमारे पर उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग जो है नुकसानदेह है ना। ये आप बता सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नुकसानदेह है, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक तो जो है उसको अगर आप क्या करते हैं कूड़े करकट में फेंक देते हैं तो सड़ता नहीं है, और नहीं सड़ने से वो पर्यावरण को क्या करता है, आपका प्रदूषित करता है। पर्यावरण क्या करता है, उससे दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक, पहला यहाँ पर देखा कि प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर थैलियों में एकत्र होकर के पानी में बहाने को क्या करती है, रोकती है। जैसे अगर मान लो आप जो है पॉलीथीन को कहीं जगह फेंक दिए तो फेंक देने से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जा करके वो नाली जो होता है नाली में जाके क्या हो जाता है, ये नली है, और इसमें अगर क्या हो जाता है, पन्नी यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ये जो है फंस जाता है तो उस स्थिति में पानी का बहाव क्या हो जाता है, यहाँ रुक जाता है, क्योंकि पन्नी इधर से आया और यहाँ पर रुक गया तो पानी क्या हो जाता है, यहीं पर जो है भर जाता है, इधर जो है नहीं जा पाता है। तो ये एक समस्या है भाई, है ना, कि अगर वो किसी नली में फंस जाए, पन्नी जो है या पॉलीथीन से बनी या प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज़ जो है, तो पानी का बहाव रुक जाता है। कई जानवर जैसे गाय, कुत्ते, है ना, अगर उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। निगल जाना मतलब खा लेना, तो फिर उनकी क्या हो जाती है, उसके गले में फंस जाती है भाई प्लास्टिक जो है। मान लो कोई गाय या अन्य जानवर अगर प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उसी स्थिति में अगर वो गला में फंस जाता है और फंसी जाता है, प्लास्टिक जैसा चीज़ है, तो उनके कारण उसका मौत हो जाती है। ये हमारे एक समस्या है। एक तो नाली पर पानी जाने से रोक देता है, दूसरा जानवर खा लेते हैं तो उनका क्या हो जाता है, आपका मौत हो सकती है या मौत हो जाती है। तीसरा, मिट्टी में अगर प्लास्टिक को एकत्र होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। चौथा, प्लास्टिक को कभी भी न जलाएं, कभी भी प्लास्टिक को नहीं जलाना है, क्योंकि उसको जलाने से ना हानिकारक क्या निकलती है, हमारी गैस निकलती है, और हानिकारक जो गैस होती है वो वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो प्लास्टिक के इन हानियों को समझने के बाद आपने ज़रूर सोचा होगा कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आइए देखें फिर इसके उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि प्लास्टिक से हमें क्या नुकसान है, तो आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक से हमें कई प्रकार के नुकसान हैं। पहला, अगर हम प्लास्टिक को अगर क्या करते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक क्या करता है, वो जो है एक तो सड़ता नहीं है, और जा करके जैसे नली में चला जाए तो नाली में जाके फंस जाता है, जिससे पानी का बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा, यदि उसको जानवर वानवर खा लेता है तो गला में फंस जाता है, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और तीसरा आप लिख सकते हैं कि अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो जलाने से कई प्रकार के जो है जहरीली गैस निकलती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो उस स्थिति में हम देखें तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या होती है, आपके एक प्रकार से नुकसानदेह होती है ना। ये हमको नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचाती है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी प्लास्टिक का नुकसान है उसको बचा सकते हैं, है ना, बता सकते हैं आप। ठीक है, कि कैसे वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए किस प्रकार से वो बेकार है ना। तो अगर आता है तो आपको लिखना है। अब हम क्या करें कि प्लास्टिक का उपयोग ना हो, है ना, या किस प्रकार से हम लोग प्लास्टिक का उपयोग जो है कम कर सकते हैं या उसका उपयोग न करें। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है, दुकानदार को प्लास्टिक के थैली के स्थान पर
कागज़ की थैली का उपयोग करने के लिए कहें। ठीक है, आप प्लास्टिक की इन समस्याओं को अगर क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। एक, आप जहाँ पर जाते हैं, है ना, सामान खरीदने के लिए, तो उस जगह पर जो आपके क्या होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको आप बोलिए कि आप प्लास्टिक के थैली उपयोग ना करके कागज़ के जो थैली है उनका उपयोग करें। ये पहला। दूसरा, सामान रखने के लिए कपड़े या जूट की थैली का उपयोग करिए। आप जब भी दुकान जाएं तो अपने घर से आप क्या करें, जो कपड़े का जो क्या होता है आपका थैला होता है, या जूट जो होता है उसका जो थैला होता है उसका उपयोग करें। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें ना, ऐसे जूट या कपड़े के थैली का उपयोग करें। प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, चम्मच, प्लेट आदि का इस्तेमाल ना करें आप। ठीक है, आजकल देखेंगे तो हर चीज़ में प्लास्टिक ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है ना, धातु की जगह तो प्लास्टिक ही ले लिया है। तो आप प्लास्टिक का जो गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, प्लेट है और भी बहुत सारे सामान हैं उनका इस्तेमाल ना करें, है ना। प्लास्टिक के चीज़ों को कबाड़ वाले को बेच दें ताकि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सके। आपके घर में अगर प्लास्टिक की कोई वस्तु है तो उनको आप कबाड़ी वाले को बेच दें, क्योंकि कबाड़ी वाले क्या करते हैं, उनको ले जा करके वो जो है आपका एक जगह ले जाते हैं, फिर वो आगे कंपनी में चले जाते हैं और कंपनी से फिर से उनका पुनर्चक्रण के द्वारा नए पदार्थ बन जाते हैं। तो आपके घर में जो भी प्लास्टिक है वो आप उनको कबाड़ वाले को दे दें। और प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों, नालियों और सार्वजनिक जो भी स्थान है ना, वहाँ पर आप जो है उसको ना फेंकें। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो है प्लास्टिक के उपयोग को रोक सकते हैं। अभी जो बताया उसके आधार, है ना, कि आप जो है दुकानदार को बोलें कि भाई वो कागज़ की थैली दे, आपके घर में जो भी प्लास्टिक की चीज़ है उसका उपयोग ना करें, आपके पास घर में है उनको जो है आप कबाड़ वाले को दे दें, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको चित्र में दिख रहा है ना, कि विभिन्न जो है आपका प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, देखो सभी चीज़ तो आपको दिख ही हो रहा है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, इनका उपयोग ना करें भी। आगे, अपशिष्ट पदार्थों के बढ़ जाने से बहुत सी परेशानियां आती हैं। अगर हमारे आसपास बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो है ना हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है भाई। वह पदार्थ जिनसे हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, वही अपशिष्ट पदार्थ है ना। आइए देखें कि कूड़े के प्रबंधन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से तरीके हैं, हम अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार से निपटारा कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला, पुनर्उपयोग, पुनः उपयोग। आपने कुछ ऐसे अनुपयोगी पदार्थों को देखा होगा जिनका पुनः उपयोग किया गया है। आप अपशिष्ट पदार्थ की प्रबंधन पहला ये कर सकते हैं, उसका पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं उनको देखें, और ऐसे चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप कूड़ेदान में फेंक दिया है। सोचो इन चीज़ों को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए खाली शीशियाँ, डिब्बे को डिब्बों के सामान रखने के लिए पुनः उपयोग कर सकते हैं। कुछ पेन हो गया, थैली हो गया, एक तरफ लिखे हुए कागज़ का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कूड़े का निपटारा किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि कैसे हम अपने घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर सकें, जो है उनका निपटारा कर सकें। तो उनमें से कुछ चीज़ ऐसे हैं जिनका हम पुनः क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को अलग कर लीजिए और उनका फिर से क्या करें, उपयोग करें, तो शायद उनका क्या हो जाता है, आपका पुनः उपयोग हो जाने से वो आपका अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाता है, निपटारा हो जाता है। जैसे आपके घर से अगर कोई क्या निकला है, हमारा सीसी विसी निकला है, तो उन सीसी उसी का जो भी हमारा सीसी है या डिब्बे हैं, उनको फेंकने के बजाय आप क्या करें, उसमें जो है उसको साफ करके कुछ चीज़ को रखने में उसका क्या करें, उपयोग करें, तो उनका पुनर्चक्रण हो जाता है। पेन हो गया, थैली हो गया, है ना, एक तरफ लिखा हुआ कागज़, उनका भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो जो चीज़ पुनः उपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीज़ों को आप क्या करें, जो है फिर से उपयोग करें, ताकि आप कचरा का क्या कर सकें, निपटारा कर सकें। पुनर्चक्रण मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से उपयोग में ला सकना ही आपका क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण। आपने कई व्यक्तियों को कूड़ेदान व सड़क के किनारे प्लास्टिक की थैलियाँ बीनते हुए देखा होगा। आपने स्कूल जाते समय या कहीं भी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आसपास जो फेंके हुए जो प्लास्टिक हैं, शीशी हैं, बोतल है, उनको आपने बीनते हुए देखा होगा, है ना। साथ ही कबाड़े वाली को आपने घरों से पुराने अखबार हो गया, शीशियाँ हो गया, धातु हो गया अर्थात लोहा हो गया,
प्लास्टिक से बनी चीज़ों को खरीदते हुए देखा होगा आपने। जो भी हमारे कबाड़ी होते हैं वो प्लास्टिक को भी लेता है, कांच को भी लेता है, शीशियाँ भी लेता है ना, बहुत सारे चीज़ को खरीदता है। ठीक है, वे इन चीज़ों को एकत्र करके बेचते हैं और कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। वो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन चीज़ों को जाकर के भट्टियों में, फैक्ट्रियों में पुनः गलाया जाता है, पिघलाया जाता है और फिर से उनको क्या किया जाता है, नए रूप में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन हो जाता है। साथ ही बेरोजगारों को, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको बेरोजगार बोलते हैं, लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। और फिर जो है आपका एक तो अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा भी हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को आपका क्या हो जाता है, काम भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप पुनर्चक्रण को बोल सकते हैं। पुनर्चक्रण क्या है? मतलब पुनर्चक्रण एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, कोई चीज़ रहता है उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आपका पुनर्चक्रण कहलाता है। तो पुनर्चक्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जैसे धातु, प्लास्टिक, कांच, कागज व रबर को वैज्ञानिक विधि द्वारा दोबारा उपयोग में, है ना, लाने योग्य बनाया जाता है। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि पुनर्चक्रण वह प्रक्रिया होता है जिसमें बेकार हुए चीज़ों को फिर से क्या किया जा सकता है, जो है वैज्ञानिकों तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण कहते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुनर्चक्रण क्या है भाई। ठीक है, तो इनको आपको देखना है। आगे है कागज का पुनर्चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, है ना, नोटबुक एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। कागज़ का पुनर्चक्रण आप कैसे करेंगे? तो आसपास में जो बेकार कागज़ है, बेकार अखबार है, ये सब की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लगे कागज़ का उपयोग नहीं कीजिए, है ना। इसके अतिरिक्त आपको तार के जाली वाली फ्रेम भी चाहिए और फ्रेम के स्थान पर बड़े आकार के छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए आपका और इन्हें एक बाल्टी में रख करके पानी डालिए। कागज़ के टुकड़ों को पानी में 1 दिन तक डुबा करके रख दीजिए। अब इस भीगे हुए कागज की, है ना, लुगदी बनाइए। लुगदी मतलब इस प्रकार से जब पूरा क्या हो जाएगा, पानी में भीग जाएगा तो कागज़ के इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लुगदी बन जाएगा। फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैला दीजिए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए, है ना। पानी के बाहर निकल जाने पर फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला लीजिए जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल का सोख हो सके। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र धूप पर सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रख दीजिए जिसमें वो मुड़ न सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लुगदी को फैलाने के से पूर्व आप इनमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां आदि रंगीन टुकड़े मिला दीजिए। ऐसा करके हम पुनर्चक्रण करके आकर्षक कागज़ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम इन सभी वस्तु को पुनर्चक्रण क्या बोल रहे हैं, आपका जो भी कागज़ होता है उसको आप क्या कीजिए, पानी में भिगो दीजिए। पानी भिगोने के पश्चात वो लुगदी बन जाए तो उसको आप क्या करें, किसी चीज़ में इस प्रकार से पतला पतला फैला दीजिए और सुखा दीजिए। आपसे फिर से वो प्राप्त हो जाता है, नए कागज़ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं भाई। जैसे जानवर का गोबर और मल मूत्र का उपयोग क्या होता है, हमारा गोबर खाद के रूप में करते हैं, आपको पता है। गोबर खाद के रूप में आपने किया होगा, करते देखे होंगे। सरसों, है ना, अलसी का जो खली होता है खेत में खाद के रूप में बोलते हैं भाई, खेत में खाद के रूप में करते हैं। खेत में खाद के रूप में आपने देखा होगा कि आपके घर में जो हमारा क्या होता है, सरसों और जो क्या होता है, अलसी होता है, उनको तेल निकालने के बाद जो खली बच जाता है उनका उपयोग हम खाद के रूप में खेतों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। गेहूं का जो भूसा बच जाता है जानवरों को खिलाने में प्रयोग करते हैं भाई, है ना, जानवरों को खिलाने में बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, और भी हैं कुछ ऐसी
कुछ चीज़ें ऐसी भी निकलती हैं जिन्हें हम कचरे में नहीं फेंक सकते। आपके घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनमें कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिनको हम कचरे में फेंक नहीं सकते और न ही उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो आपके घर से निकलने वाला जो क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनमें से कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिनका हम जो है न तो उसको कचरे में फेंक सकते हैं और न ही उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, किंतु उनका उपयोग दूसरे कार्यों में तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे धान से चावल निकालने के बाद जो कोढ़ा बच जाता है, कोढ़ा आपने देखा होगा है ना, कुटाई के बाद पतला पतला आपका भूरा भूरा आपका निकलता है, जैसे कोढ़ा बोलते हैं, जिसे तेल निकालने में तथा जानवरों को खिलाने में प्रयोग किया जाता है। गांव में जानवर को खिलाते हैं बट उससे तेल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, धान का कुटाई करने ले जाते हैं ना, तो धान की कुटाई से चावल और क्या बनता है, कोढ़ा बनता है, जिसको गाँव में जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनको खिलाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे तेल भी निकाला जा सकता है ना। यहाँ 12.3 में कुछ अपशिष्ट पदार्थों के नाम दिए गए हैं, आप उनके उपयोग लिखिए और इसे भरने के लिए अपने साथियों तथा परिवारियों की क्या कीजिए, मदद लीजिए बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं और बताना है आपको। आगे है अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न मतलब आपको करके देखना है, आपको अपने कॉपी में लिखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्यास के क्या बोलते हैं, प्रश्न कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न कहा जाता है। जैसे पहला, तालाब का पानी पीने योग्य न होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं भाई, तालाब के पानी के पीने योग्य न होने के कारण जो है उसका जल प्रदूषित है ना कारण होते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है ना होने के कारण है कि तालाब के पानी में है ना विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ घुल गए हैं या मिले होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, इनका कारण है कि तालाब के पानी में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आपके मिले होते हैं, जिनके प्रयोग से हमको कई प्रकार की बीमारियां हो सकते हैं, जिनके उपयोग से हमें कई प्रकार के बीमारियां हो सकते हैं। जैसे पेचिस, अभी जस्ट देखे थे, पेचिस, पीलिया है ना आदि। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अगर कचरे की मात्रा इसी तरह बढ़ती रहे तो भराव क्षेत्र की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। यदि कचरे की मात्रा इसी प्रकार बढ़ती रहे तो भराव क्षेत्र भर जाएगा और फिर अपशिष्ट पदार्थ को फेंकने के लिए या निपटारा के लिए फिर अपशिष्ट पदार्थों को
फेंकने के लिए जगह नहीं होने से नहीं होने से जगह नहीं होने से उन्हें कहीं फेंक दिया जाएगा जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगा है ना। ये हो गया। अच्छा, रोज़मर्रा मतलब रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को लिखे। तो अभी जस्ट लिखे हैं, है ना। रोज़मर्रा के जीवन में बोल सकते हैं उत्तर रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल के लाभ पहला, है ना, हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी सामान को लाने ले जाने में आसानी है ना। सामान को लाने में आसानी होता है ना। ये हो गया हमारा, आसानी होता है, आप आसानी से इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सस्ती है, बहुत हमारा बोल सकते हैं सस्ती है, ये आप कर सकते हैं। तो सामान ले जाने में आसानी होता है, सस्ती होता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और हानि क्या है भाई इसका, हानि क्या है हमारा, तो हानि क्या है, यह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, यह पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। दूसरा, जानवर अगर खा ले इसको, जानवर इससे निगल जाए तो उनकी मृत्यु हो जाता है। निगल जाए तो उनकी मृत्यु हो जाता है। तो ये हमारा हानि है, मेन तो पर्यावरण है, ठीक। पुनर्चक्रण का अर्थ है स्पष्ट कीजिए, बोल रहा है। पुनर्चक्रण में बताया था ना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का या पदार्थों को जिसमें किसी पदार्थ का वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का पुनः उपयोग में लाना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को पुनः उपयोग लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। तो वह पदार्थ जिनका पुनः क्या किया जा सकता है, उपयोग लाया जा सकता है, वही पुनः चक्रण कहलाता है, ठीक है। केचुए को कृषि मित्र कहा जाता है, क्यों, ठीक है। तभी जस्ट हम लोग देखे थे कि केचुए को
मित्र कहते हैं क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाता है और जैविक खाद देता है। और क्या देता है हमारा भाई? जैविक खाद देता है। इस कारण केचुआ को कृषि मित्र कहते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये लेसन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, फिर आने वाला वीडियो हम लोग जो है बाकी जो लेसन है वो लोग करने वाले हैं।